मीन राशि वालों, कैसा रहेगा ये आपका अक्टूबर 2025 का समय, क्योंकि अक्टूबर का महीना आ चुका है। इस महीने में 5-5 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो आइए सबसे पहले बोर्ड पर में मैं लिख दूं मीन राशि, RASHI, मीन राशि। आपने बिना गोचर कुंडली के अनर्गल प्रलाप करते हुए कई लोगों को देखा होगा, लेकिन मैं आपके सामने, आपके समक्ष लाइव ही गोचर कुंडली का निर्माण करूंगा और फिर जो है आप अपनी आंखों से देखेंगे जो ग्रहों की स्थिति कहां पर में है और कौन सा ग्रह किस स्थान पर बैठ करके क्या परिणाम देगा। अब देखिए, ये गोचर कुंडली का निर्माण हो गया, लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये कौन सी राशि की कुंडली है। तो सबसे पहले प्रथम भाव में लिखना पड़ेगा चंद्र और यहां पर देना पड़ेगा 12। अब ये 12 लिख दिया मैंने, 12 और चंद्र लिख दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि ये मीन राशि की कुंडली हो गई। इस वीडियो को मीन राशि के लोग, मीन लग्न के लोग दोनों ही देख सकते हैं। आगे नंबरिंग में कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। देवी और सज्जनों, ये आपकी मीन राशि की गोचर कुंडली बनकर के तैयार हो गई है। अब एक एक करके सभी ग्रहों के परिणाम से अवगत करवाऊंगा, बताऊंगा कि कौन सा ग्रह कहां है, क्या परिणाम देगा। उन सभी को एक एक करके हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण से ही शुरू किया जाए, क्योंकि ग्रहराज हैं सूर्य, सभी ग्रहों के राजा हैं। सूर्य देव 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में यहाँ पर में विराजमान है। सूर्य का कुंडली के सप्तम भाव में 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में विराजमान होना ये दर्शाता है सूर्य जो आत्मा, स्वास्थ्य और पिता के कारक हैं। भाई, मीन राशि के लिए सप्तम भाव यानी कि विवाह और पार्टनरशिप के घर में बैठना और उसके बाद सप्तम से फिर 17 अक्टूबर के बाद अष्टम भाव में यहां पर में आना। 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। जो अष्टम भाव परिवर्तन, रहस्य और मृत्यु, अल्पायु और दीर्घायु का भाव है। यह गोचर 2 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करूंगा, एक तो 17 अक्टूबर तक का और एक 17 अक्टूबर के बाद का। 17 अक्टूबर तक के प्रभाव को पहले समझिए। इस अवधि में वैवाहिक जीवन और व्यापारिक साझेदारियों पर में फोकस विशेष रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव सप्तम भाव में, सूर्य यहाँ मजबूत स्थिति में नहीं होता है, इसलिए जीवन साथी से मतभेद या तनाव भी संभव है। पति पत्नी के बीच अहंकार की टकराव भी हो सकती है, तो उससे बचना चाहिए। व्यापार में पार्टनरशिप से लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा, लेकिन निर्णय लेने में सावधानी बरतेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको मैं बता दूं, सप्तम भाव में सूर्य है तो जोड़ों का दर्द और आंख से संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सकारात्मक रूप से यह समय रिश्तों को मजबूत करने का अवसर देगा। यदि संवाद पर जोर दिया जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से अगर बात करूं तो सूर्य की स्थिति आत्म जागरूकता को बढ़ाएगी, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद जब यही सूर्य देवता कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे तो सूर्य का अष्टम भाव में प्रवेश गहन परिवर्तन का संकेत है। यह समय रहस्यों के खुलने, विरासत या अप्रत्याशित लाभ मिलने का है, लेकिन तनाव, दुर्घटना या स्वास्थ्य हानि का जोखिम भी आपके ऊपर है। वित्तीय रूप से ऋण चुकाने या बीमा से लाभ लेने का ये समय है जो आपको मिलेगा। वैवाहिक जीवन में गहराई आएगी, लेकिन ईर्ष्या या छिपे हुए मुद्दे कुछ उभर कर सामने आ सकते हैं। करियर में छुपे दुश्मनों से आप सावधान रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं सूर्य के सप्तम और अष्टम भाव के गोचर की,
तो यह समय आत्म परिवर्तन के लिए खास करके 17 अक्टूबर के बाद आत्म परिवर्तन के लिए उपयुक्त है। लेकिन सूर्य को मजबूत करने के लिए, सूर्य के नकारात्मक परिणाम को दूर करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मिश्रित परिणाम है ये। 60% समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सूर्य के बाद मंगल की बात करूं तो मंगल तुला राशि में यहां पर में 27 अक्टूबर तक है। मंगल का तुला राशि में 27 अक्टूबर तक अष्टम भाव में बैठना और उसके बाद नवम भाव में वृश्चिक राशि में यहां पर में आ जाएंगे मंगल। 27 अक्टूबर तक तुला राशि में है और 27 अक्टूबर के बाद वृश्चिक राशि में आ जाएंगे मंगल देवता। देवी और सज्जनों, मंगल साहस, ऊर्जा, भाई बंधु इन सब का कारक होता है। अष्टम से नवम में जाना, नवम भाव भाग्य, धर्म और लंबी यात्रा का होता है। यह गोचर ऊर्जा को तीव्र करेगा, बहुत ही ज्यादा तेज कर देगा, लेकिन नियंत्रण भी आपके लिए बहुत जरूरी है। 27 अक्टूबर तक अष्टम भाव में मंगल का बैठना दुर्घटना करवा सकता है, विवाद करवा सकता है, सर्जरी का खतरा खड़ा कर सकता है, स्वास्थ्य में रक्त या सूजन संबंधी समस्या हो सकती है। वित्तीय रूप से ये मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ आपको जोखिम से भरे हुए निवेश में डालने का प्रयास करेगा। मैं आपको सावधान करता हूं, नहीं पड़े उसमें, क्योंकि यह गोचर आक्रामकता को बढ़ाएगा। वैवाहिक जीवन में जुनून तो आएगा, लेकिन झगड़े भी पति पत्नी के बीच में खूब हैं। भाई बहनों से विवाद संभव है। सकारात्मक रूप से यह समय गहन शोध का है या रहस्यमयी चीजों को जानने का है, जैसे जासूस अथवा चिकित्सा अथवा तंत्र मंत्र, ज्योतिष विज्ञान, मनोविज्ञान, इन सब सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को बड़ी सफलता दे। कैरियर में छिपी शक्तियों का उपयोग करवाएगा। मंगल की यह स्थिति 7.5 के प्रभाव को भी बढ़ा देगा, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अति आवश्यक है 27 अक्टूबर तक। 27 अक्टूबर के बाद जब मंगल वृश्चिक राशि में कुंडली के नवम भाव में चला जाएगा, नवम भाव में मंगल साहसिक यात्रा, धार्मिक गतिविधि या उच्च शिक्षा के प्रति आपके उत्साह को बढ़ाने का प्रयास करेगा। नवम भाव में है मंगल, तो भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन जल्दीबाजी से बचें। पिता या गुरु से भी लाभ संभव है। कैरियर में नए अवसर मिलने के भी खूब योग बन रहे हैं, जैसे विदेशी प्रोजेक्ट वगैरह से। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, लेकिन एक्सीडेंट से सावधान रहें। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। कुल मिलाकर के यह गोचर मंगल का सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो प्रारंभिक समय 40% तक सकारात्मक रहेगा और बाद में फिर 27 अक्टूबर के बाद 80% सकारात्मक रहेगा। बात करूंगा अब बुध देवता की। 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बुध देवता कुंडली के अष्टम भाव में तुला राशि में और उसके बाद फिर नवम भाव में आ जाएंगे। बुध का 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक अष्टम भाव में बैठना क्या परिणाम देगा? बुध बुद्धि, संचार और व्यापार का कारक है। देवी और सज्जनों, यह गोचर मानसिक गतिविधि को बहुत प्रभावित करेगा 24 अक्टूबर तक। 3 से 24 अक्टूबर तक जो है सो बुध गहन चिंतन करवाएगा आपसे, रहस्यमय अध्ययन करवाएगा। वित्तीय जांच का समय है ये। संचार में भ्रम या गुप्त बातें कुछ उजागर हो सकती है। व्यापार में छिपे सौदे लाभदायक होंगे, लेकिन धोखे से सावधान रहें। स्वास्थ्य में मानसिक तनाव या त्वचा की समस्या भी सामने आ सकती है। वैवाहिक जीवन में कुछ गलत फहमियां सामने आएंगे, उससे बचने का प्रयास करें। यह समय ज्योतिष या मनोविज्ञान जैसे विषयों में रुचि को बढ़ाने का है और आप बढ़ाएंगे। बुद्ध को मजबूत करने के लिए गणेश जी की आराधना करें। ओम गंग गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा है। बुद्ध जब अष्टम भाव से नवम भाव में आ जाएंगे 24 अक्टूबर के बाद, उच्च शिक्षा की प्राप्ति, यात्रा या दर्शन में बुद्धि का विस्तार करेगा। संचार कौशल मजबूत होंगे आप, जिससे कैरियर में प्रचार या लेखन से भी आपको लाभ मिलेगा। भाग्यशाली विचार आएंगे सामने। प्रेम जीवन में बौद्धिक जुड़ाव बढ़ेगा। कुल मिलाकर के बुध का जो गोचर है सो मिश्रित है, लेकिन बाद में ये 70% तक आपके लिए शुभ साबित होगा। बुध के बाद देवगुरु की बात करूं तो देवगुरु कुंडली के चतुर्थ भाव में है 18 अक्टूबर तक। देवी और सज्जनों, 18 अक्टूबर तक देवगुरु का यहाँ बैठना और उसके बाद
फिर पंचम भाव में कर्क राशि में देवगुरु उच्च के हो जाएंगे। तो क्या परिणाम होगा? बृहस्पति ज्ञान, संतान और धन का कारक है, जो चौथे भाव माता और सुख से पंचम भाव प्रेम, संतान और रचनात्मकता के भाव में आएगा। मीन राशि के स्वामी भी हैं देवगुरु बृहस्पति, इसलिए ये और महत्वपूर्ण है। तो 18 अक्टूबर तक चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति के कारण मां के स्वास्थ्य या घरेलू सुख में भी वृद्धि होगी। संपत्ति खरीदने या वाहन के खरीदने के लिए भी ये समय अच्छा है। शिक्षा में स्थिरता आएगी, लेकिन भावनात्मक तौर पर में आप अस्थिर रहेंगे। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना करके रखें। कैरियर में आधार को मजबूत करें सकारात्मक रूप से। यह गोचर आंतरिक शांति आपको प्रदान करेगा। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद जब देवगुरु पंचम भाव में आ जाएंगे तो पंचम भाव में ये प्रेम, संतान सुख और रचनात्मकता को बढ़ाएगा। रोमांस में नई शुरुआत और विवाह के योग बनाएगा। संतान से खुशखबरी प्राप्त होगी। करियर में रचनात्मक प्रोजेक्ट सफल होंगे। वित्तीय लाभ मिलेंगे। कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव 75% शुभ है और 25% अशुभ 18 अक्टूबर से पहले दूसरी अवधि में ये आपके लिए और बेहतर 90-95% तक लगभग शुभ परिणाम देगा। बात करूंगा शुक्र देवता की। देवी और सज्जनों, शुक्र देवता कुंडली के छठे भाव में विराजमान है 9 अक्टूबर तक। उसके बाद आ जाएंगे सप्तम भाव में। शुक्र का छठे भाव उपरांत सप्तम भाव में विराजमान होना क्या दर्शाता है? शुक्र प्रेम, सौंदर्य और धन का कारक है। छठा भाव शत्रु और रोग है और सप्तम भाव जीवन साथी का है। छठे भाव में शुक्र का गोचर दुश्मन पर विजय दिलाएगा, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ समस्या, त्वचा से संबंधित कुछ समस्या सामने लाएगा। नौकरी में कंपटीशन बढ़ेंगे, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। वैवाहिक जीवन सामान्य रहे। वित्तीय रूप से छोटे छोटे खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। 9 अक्टूबर के बाद जब शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में, तो सप्तम भाव में शुक्र वैवाहिक सुख और पार्टनरशिप में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। व्यापार में लाभ मिलेगा। सौंदर्य या कला से जुड़े कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी। प्रेम पूर्ण गोचर रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 9 अक्टूबर के बाद जब ये सप्तम भाव में आ जाएंगे तो बहुत मुश्किल से ये सब प्राप्त होगा, क्योंकि गोचर में है इसलिए आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि नीच के हैं इसलिए अच्छा नहीं मिलना चाहिए। लग्न कुंडली होती तब ये बुरा परिणाम देते, लेकिन गोचर कुंडली है तो मिला जुला करके ठीक रहेगा। शनिदेव जो है सो पूरे महीने प्रथम भाव में यहां पर में रहेंगे मीन राशि में। शनि का मीन राशि में पूरे महीने होना, शनिदेव कर्म अनुशासन के कारक है, प्रथम भाव में है और 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है मीन राशि के ऊपर में। तो शनि यहाँ आत्म अनुशासन सिखाएंगे। स्वास्थ्य में कुछ पुरानी समस्याएं उभर के सामने आ सकती है, लेकिन धैर्य से सफलता मिलेगा। कैरियर में मेहनत का फल मिलेगा। वित्तीय नियंत्रण जरूरी है। वैवाहिक जीवन स्थिर रहेगा और आध्यात्मिक विकास होगा। शनि को शांत करने के लिए तेल का दान करें, सरसों के तेल का, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राहु आपके लिए द्वादश भाव में यहां पर विराजमान है। राहु और केतु छठे भाव में विराजमान है। राहु का द्वादश भाव में विराजमान होना क्या परिणाम देगा? राहु भ्रम और विदेश का कारक है। द्वादश भाव व्यय और मोक्ष है। यहाँ पर में बैठने के कारण विदेश यात्रा या आध्यात्मिक खर्च संभव है। खर्च बढ़ेगा लेकिन अप्रत्याशित लाभ होंगे। स्वास्थ्य में नींद संबंधी समस्याएं आएंगी। कैरियर में छिपे अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में भ्रम से आपको बचना होगा, नहीं तो राहु आपको परेशान करवा देगा। राहु को अगर नियंत्रित करना है तो माता दुर्गा के शरण में जाएं, सिद्ध कुंजिका का पाठ करें या ओम दुंग दुर्गा देव्यै नमः मंत्र का पाठ करें, अच्छा रहेगा। केतु छठे भाव में है, तो ये केतु जो है मोक्ष और वैराग्य का कारक है। छठा भाव रोग और शत्रु का होता है, पहले भी बता चुका हूं। शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, रोग से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में स्थिरता आएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव की स्थिति सामने आएगी। वैवाहिक जीवन में आध्यात्मिक जुड़ाव विशेष देखने को मिलेगा। केतु को अगर शांत करना है तो गणेश जी के शरण में जाएं और गणेश जी के मंत्र का जाप करें, ओम गंग गणेशाय नमः, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों के लिए कुछ संक्षिप्त में इसी प्रकार की स्थिति है जो सभी ग्रहों के बारे में लगभग हमने आपको बता दी। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जीवन में अगर ज्यादा परेशानी है तो अपने जीवन रत्न पुखराज को और भाग्य रत्न मूंगा को जरूर धारण करें। मात्र 5,000 रुपए में आपको पुखराज उपरत्न और मूंगा रत्न आपको अंगूठी के साथ सिद्ध किया हुआ मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मैसेज करें। राधे राधे।
हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।